हेलो बच्चों, टेस्ला एडवेंचर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम जेई एडवांस पेपर 2 का सॉल्यूशंस और एनालिसिस करेंगे। तो इसमें जैसे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट सेक्शन है, इसमें सिंगल करेक्ट चॉइस क्वेश्चंस हैं और फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो इस क्वेश्चन में आप ये देखिए कि ये दिया हुआ है कि टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ अ वायर कैन जनरेट ईएमएफ, यानी उसमें ईएमएफ बन सकता है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। और जो एस है वो क्वांटिटी है ईएमएफ प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द वायर। सिग्मा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, के है थर्मल कंडक्टिविटी, और ये जो है हमें बताना है कि ये जो क्वांटिटी है एस स्क्वायर सिग्मा बाई के, इसके डायमेंशन क्या होंगे। तो देखिए z जो है वो है एस स्क्वायर सिग्मा बाई के। तो हम सबसे पहले s की बात करते हैं। तो s है ईएमएफ यानी v, वोल्टेज को v ईएमएफ मान रहा हूँ, और पर यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस यानी v बाई टी, टी टेम्परेचर है। सिग्मा, अच्छा रेजिस्टेंस होता है v बाई आई, और रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है L अपॉन सिग्मा ए। तो सिग्मा की वैल्यू हो गई L बाय ए इंटू आई बाय वी, ठीक है। और अगर मैं K की बात करूं तो K होती है इलेक्ट्रिकल ये थर्मल कंडक्टिविटी थे। K जो दी हुई है वो थर्मल कंडक्टिविटी दी है। तो हम जानते हैं कि डी क्यू बाई डी टी यानी ये पावर होती है। तो पावर जो होती है, पावर रेट ऑफ हीट फ्लो, ये होता है टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी अपॉन, अगर मैं इसको लिखूं अपॉन रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस। तो के ए ऊपर आता है और एल नीचे आता है, ठीक है। तो पावर जो है उसको, ये पावर हो गया, और ऊपर एल हो गया, नीचे ए हो गया, और नीचे डेल्टा टी हो गया, ये के आ गया। तो z जो है उसके डायमेंशन अगर आप देखेंगे तो एस स्क्वायर यानी वी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, सिग्मा यानी आई बाय वी। अब देखिए मैं डायमेंशनली लिख रहा हूँ खाली, तो मुझे पता है कि एरिया के डायमेंशन एल स्क्वायर होते हैं और ये एल है, तो मैं नीचे यहाँ पर एल लिख देता हूँ, समझ गए आप। और के जो आ रहा है नीचे उसमें यहाँ लिख देता हूँ पावर, और ऊपर लिख देता हूँ एल डेल्टा टी। फिर से मैंने वही किया। अब डेल्टा टी के डायमेंशन भी टेम्परेचर ही होंगे, तो फिर से मैंने क्या करा कि इसको एरिया को एल स्क्वायर लिख दिया और ये एल है। अब मैं थोड़ा सा एनालाइज करता हूँ इसको। तो सबसे पहले v से v गया, और t से t गया, l से l गया। अभी आ रहा है v इंटू आई अपॉन p डिवाइडेड बाय t। अब देखिए v इंटू आई पावर ही होती है, ये भी पावर है, ठीक है। पर ऑब्वियसली ये थर्मल पावर है, रेट ऑफ हीट फ्लो, और v इंटू आई जो है वो इलेक्ट्रिकल पावर है, ठीक है। तो आप v को लिख सकते हैं वर्क डन अपॉन टाइम, है ना, और करंट को आप लिख सकते हैं चार्ज अपॉन टाइम, और ये जो पावर है थर्मल पावर, ये हो जाएगा वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि वर्क डन अपॉन टाइम से वर्क डन अपॉन टाइम कैंसिल। पर ये भी एक फैक्ट है कि पावर कोई सी भी हो, पावर के डायमेंशन सेम ही होंगे, तो हम इससे इसके डायमेंशन कैंसिल कर सकते हैं, और हमारे पास सिर्फ बचा के इनवर्स। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, m0 l0 t0 i0 के इनवर्स। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में बच्चों आप देखिए कि दो कोएक्सियल सिलेंडर्स हैं,
और जो इनर सिलेंडर है उसका रेडियस √2r है और आउटर सिलेंडर का रेडियस 2r है। दोनों ही सिलेंडर की लेंथ l है और सिलेंडर जो बाहर वाला है उसको ग्राउंड किया हुआ है और अंदर वाले पे कुछ Q चार्ज हमने दिया हुआ है। अब आप ये जानते हैं कि जो अंदर वाले पे चार्ज है Q, उसकी वजह से बाहर वाले सिलेंडर के इनर सरफेस पे कुछ चार्ज इंड्यूस होगा -Q, और बाहर वाले सरफेस पर ज़ीरो होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर भी ज़ीरो होगी और अंदर भी ज़ीरो होगी, बस बाउंडेड रीजन में होगी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू जो होगी वो होगी 2k λ/r, और यहाँ पे क्योंकि मीडियम भी भरा हुआ है कोई, तो हम एप्सिलन r से भी डिवाइड करेंगे, तो E की वैल्यू होगी λ/10 पाई एप्सिलन नॉट r, बिकॉज जो एप्सिलन r है वो 5 है। अब हमें जो है फ्लक्स निकालना है इस प्लेन में। ये एक इमेजिनरी प्लेन है जिसकी लेंथ है l, सिलेंडर के बराबर, और ये प्लेन ऐसे पास हो रहा है यहाँ सर, यहाँ आप देख सकते हैं। तो हमें इस प्लेन से लिंक्ड फ्लक्स को कैलकुलेट करना है। तो देखिए हम इसके लिए क्या करते हैं, तो आप ये इमेजिन कीजिए कि ये सिचुएशन है और इसके अंदर एक छोटा हमने सिलेंडर और माना। तो इस सिचुएशन में सबसे पहले तो इनर रेडियस जो है वो √2r है और आउटर रेडियस है 2r, और जो सरफेस है वो इस तरीके से क्रॉस कर रहा है इसको, ये देखिए आप, सही है। तो अभी यहाँ पर ये डिस्टेंस भी हमें दिया हुआ है कि ये डिस्टेंस जो है वो r है, और हमें फ्लक्स को कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करते हैं कि एक पॉइंट मानते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मानते हैं ये ऐसी। तो इस पॉइंट पर अगर हम वो बनाएंगे दो छोटे छोटे से कनेक्टिंग वायर्स, ये एंगल अगर थीटा है और ये एंगल d थीटा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड E है जो हमने पहले लिखी हुई है, तो ये फ्लक्स जो होगा वो E cos थीटा की वजह से होगा, ठीक है। और लेट सपोज ये जो है y है और ये स्मॉल r है। तो आप ये देखिए कि ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में tan थीटा की वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि tan थीटा है y/r, तो y हो गया r tan थीटा, तो dy हो गया r sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक है। और cos थीटा की वैल्यू आप देखिए, cos थीटा की वैल्यू है r/r। तो जो फ्लक्स होगा d फाई इस पूरे सरफेस से, तो वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली E cos थीटा इनटू इसका एरिया। अब इसका एरिया आप देखिए क्या होगा, इसकी लेंथ ये dy और इसकी इस प्लेन की डेप्थ है स्क्रीन के अंदर l, तो आप बोलेंगे एरिया होगा dy इंटू l। तो फ्लक्स होगा E cos थीटा इंटू dy इंटू l। और अगर मैं देखूं कि ये रीजन में भी फ्लक्स है और ये रीजन में भी फ्लक्स है, तो मैं टोटल फ्लक्स को निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 2। अब E की वैल्यू कितनी थी, E की वैल्यू हमने लिखी हुई है λ/10 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो λ/10 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और cos थीटा इंटू dy की वैल्यू है ये dy की वैल्यू अगर मैं लिखूं तो r sec स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय स्मॉल r की वैल्यू। स्मॉल r की वैल्यू आप देख सकते हैं r sec थीटा, तो एक r ये भी है और एक r ये भी है, तो r स्क्वायर को रखूँगा तो ये हो जाएगा λ/5 पाई एप्सिलॉन नॉट और r स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ऊपर आएगा यहाँ पर sec थीटा। देखिए समझ गए आप, एक तो ये r इलेक्ट्रिक फील्ड का है और ऑब्वियसली यही वाला r है,
तो ये नीचे आएगा आर सेक थीटा, और ऊपर कॉस इंटू सेक हो जाएगा सेक थीटा, तो आर सेक थीटा डी थीटा। आर से आर कैंसिल, सेक थीटा से सेक थीटा कैंसिल, और ये इंटीग्रेशन, तो फाई होगा लैम्डा बाय 5 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटीग्रेशन डी थीटा। अब आप ये देखिए कि लिमिट जो लगेगी वो कैसे लगेगी। तो आपको क्लियर यहाँ से दिख रहा है कि ये जो एंगल है, अगर मैं ये एंगल दिखाऊं आपको, ये एंगल 45 डिग्री है, और ये एंगल आप देख सकते हैं, ये एंगल है 60 डिग्री। अब ये कैसे 45 हुआ, क्योंकि ये आर है और ये √2 आर है, और ये 60 कैसे हुआ कि ये 2 आर है और ये आर है। तो जो लिमिट लगेगी वो लगेगी पाई बाय 4 से पाई बाय 3। ठीक है बच्चों, तो जो फ्लक्स आएगा वो आएगा लैम्डा अपॉन 5 पाई एप्सिलॉन नॉट और पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 4, और पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 4 होता है पाई बाय 12, तो ये आएगा लैम्डा अपॉन 60 एप्सिलॉन नॉट। और लैम्डा की वैल्यू अगर मैं देखूं, सबसे पहले यहाँ पे एक एल भी आएगा, तो ये एल भी है, यहाँ पर भी एल है, तो लैम्डा की वैल्यू होगी क्यू बाय एल, तो ये हो जाएगा क्यू बाय 60 एप्सिलॉन नॉट। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बच्चों आप ये देखिए कि ये दो तरीके से, एक्चुअली एक रॉड है जो कि यहाँ से हिंज्ड है, और ये दो स्प्रिंग है जिनका स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है। और इस केस में फर्स्ट फिगर में ये स्प्रिंग यहाँ से कनेक्टेड है, ये रॉड, ये स्प्रिंग यहाँ से कनेक्टेड है, और सेकंड केस में ये दोनों स्प्रिंग रॉड के सेंटर पे कनेक्टेड है। अब हमने क्या किया कि रॉड को एक स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे दिया अबाउट हिंज, मतलब हमने रॉड को ऐसे ऐसे ऑसिलेट कराएंगे हिंज के अबाउट, इसके अबाउट, और इसमें भी इस तरीके से ऑसिलेट कराएंगे। तो जो फर्स्ट वाला फिगर है इसके अंदर रॉड की ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी f1 है, और सेकंड वाले फिगर में रॉड की ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी f2 है। तो हमें f1 और f2 का रेशियो बताना है क्या होगा। तो मैंने ये डायग्राम बना के रखे हैं यहाँ पर। तो आप फर्स्ट केस में देखिए कि लेट सपोज हमने रॉड को एक बहुत छोटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया थीटा का, तो ये जो x है, ये x, ये होगा, आप ये देखिए x1, ये होगा l इंटू थीटा, और ये जो डिस्टेंस है x2, ये होगा l बाय 2 थीटा। ये आप समझ ही गए होंगे कि ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए आर्क होगा थीटा इंटू रेडियस, और ये आर्क ऑलमोस्ट ये सीधा ही होगा। तो ये जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग पुल कर रही होगी इस तरफ F1 से, और ये भी पुश कर रही होगी F2 से। तो F1 की वैल्यू जो होगी वो होगी K इंटू x1, x1 है L थीटा, और F2 की वैल्यू होगी K इंटू x2, x2 है L बाय 2 थीटा। और आप ये भी देखिए कि क्योंकि एंगुलर SHM हो रहा है तो अपन टॉर्क लिखेंगे O के अबाउट, तो दोनों फोर्स का टॉर्क सेम सेंस में है, तो ये ऐड होंगे टॉर्क्स। तो टोटल टॉर्क जो बनेगा वो बनेगा F1 इंटू एल प्लस F2 इंटू एल बाय 2। तो अगर F1 इंटू एल करूँगा तो K L स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर होगा K L स्क्वायर थीटा बाय 4। ठीक है बच्चों, ये टोटल टॉर्क, तो टोटल टॉर्क आ गया 5/4 K L स्क्वायर थीटा, और टोटल टॉर्क जो है वो बराबर होगा I अल्फा। अब यहाँ पे हमें ग्रेविटी को भी निगलेक्ट करना है, यहाँ पर ये दिया हुआ है कि इग्नोर ग्रेविटी, क्योंकि अगर ग्रेविटी होती तो हम mg का भी टॉर्क लेते, पर क्योंकि ग्रेविटी नहीं है तो हमने खाली स्प्रिंग फोर्सेस के टॉर्क को लिया है। और इस पॉइंट के अबाउट रॉड का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको मैं I अल्फा के बराबर रखूँगा। तो इस पॉइंट के अबाउट रॉड का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमको पता है, वो होता है ml
स्क्वायर बाय 3 और अल्फ़ा को ओमेगा स्क्वायर थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल, ये ओमेगा 1 लिख दिया मैंने इसको, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, तो ओमेगा 1 आ गया 15/4 के बाय एम और उसका रूट, और ओमेगा को ही आप 2πf1 भी कह सकते हैं। अब इस सेकंड केस में आप ये देखिए कि अगर मैंने रॉड को एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया तो दोनों स्प्रिंग क्योंकि एक ही जगह कनेक्टेड हैं, ये दबेगी और ये खींचेगी, तो हम ये मान लेते हैं कि दोनों की फोर्स सेम डायरेक्शन में होगी, और वो फोर्स होगी kx, और x होगा मैं इसको एक स्प्रिंग का फोर्स ले रहा हूँ अभी, तो F होगा kx और x होगा L/2 थीटा, और टॉर्क होगा F इंटू L/2, F इंटू L/2, तो टॉर्क हो गया KL²/4 थीटा, ठीक है। और ये किसके बराबर होगा, ये होगा I अल्फा। अब KL²/4 थीटा बराबर I होगा ML²/3, अल्फा होगा ओमेगा स्क्वायर थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, तो ओमेगा 2 आ गया √3k/4m, और ये होगा 2πf2। तो अगर आप f1/f2 निकालेंगे तो f1/f2 होगा √15/4/3/4, ठीक है। तो ये जो आएगा, इनफैक्ट हमको f1/f2 की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर हम ये चेक करते हैं कि हमने कुछ मिस्टेक तो नहीं करी है। यहाँ पर ये KL/2 और ये KL²/4, ये ML²/3, रॉड का मास m है, और ये 5/4, और हाँ, यहाँ पर हमको एक्चुअली टॉर्क में 2F लेना है ना, क्योंकि दोनों फोर्सेस का टॉर्क है, तो यहाँ 2 लेंगे, तो 2 की वजह से यहाँ पर आएगा 2, और यहाँ पे भी 2 आएगा, तो ये 2 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, और ये जो है 3/2, तो ये यहाँ पर ऊपर ये तो कैंसिल होगा, ये हो जाएगा नीचे 3, और ये 4 और ये 2, तो आप ये देखिए √5/2, तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में बच्चों आप ये देखिए कि एक बाइनरी स्टार है, और उसके अंदर, इनफैक्ट बाइनरी स्टार तो नहीं बोलेंगे हम, यहाँ पर एक स्टार है जिसमें एक मास है m2, वो एक दूसरा स्टार है जिसका मास है m1, ये m1 हैवियर स्टार है, m2 इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है सर्किल में इस तरीके से, ठीक है। और जो लेट सपोज जो रेडियस ऑफ ऑर्बिट है वो r है। अब यहाँ पे एक फिनोमिना और हो रहा है कि यहाँ पे m1 जो है हैवियर स्टार, वो m2 से मास ले रहा है, एक्वायर कर रहा है गामा के रेट से, गामा किलोग्राम पर सेकेंड, और कहीं पे मास लॉस नहीं हो रहा, मास सिर्फ m2 से m1 में जा रहा है। तो हमें बताना है कि जो इनका ऑर्बिट है उसका रेडियस का रिलेटिव चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज क्या होगा, dr/dt/r। तो देखिए सबसे पहले आप ये देखिए कि बाहर जो है इस पर लग रहा होगा m2r ओमेगा स्क्वायर, और वो अंदर बैलेंस हो रहा होगा F ग्रेविटेशनल, तो F ग्रेविटेशनल होगा G m1m2/r², और वो बराबर होगा m2r ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। m2 से m2 कैंसिल,
और जी m1/r² बराबर होगा r ओमेगा स्क्वायर। और बच्चों एंगुलर मोमेंटम जो होगा L वो होगा I ओमेगा, और I होगा m2r² इंटू ओमेगा। तो यहाँ पे आप ओमेगा को हटाइए तो ओमेगा की वैल्यू आ गई L/m2r²। इसको रख दीजिए वहाँ। तो जी m1/r² आ गया r इंटू L² और r² से r इनफैक्ट ये होगा r⁴। ठीक है, तो यहाँ आप ये देखिए कि ये गया और ये कैंसिल और ये बचा केवल r। तो इक्वेशन ये आ गई कि जी m1m2² ये आ गया L²/r, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब ये तो पहली बात हो गई। अब हम क्या करते हैं कि इसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं। जी m1m2² किसके बराबर है L²/r। अब क्योंकि इसमें L कांस्टेंट है पर m1 m2 वेरिएबल है, तो G बाहर ले लिया और डिफरेंशिएट कर रहा हूँ मैं तो टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये प्रोडक्ट रूल से आप करेंगे तो ये हो जाएगा m2² इंटू dm1/dt प्लस 2m2 dm2/dt इंटू m1, और यहाँ होगा L² और 1/r का डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो हो जाएगा -1/r इंटू dr/dt, 1/r² इंटू dr/dt। ठीक है बच्चों, अब आप ये बताइए कि अब आपको पता है कि मास जो है वो कांस्टेंट रेट से शिफ्ट हो रहा है m2 से m1। तो m1 का मास तो बढ़ता जा रहा है गामा रेट से, तो dm1/dt ये तो प्लस गामा होगा, और m2 का मास कम होता जा रहा है तो dm2/dt ये माइनस गामा होगा। तो g इंटू m2² और dm1/dt को लिख दिया मैंने प्लस गामा प्लस 2m1m2 dm2/dt को लिख दिया माइनस गामा, और ये हो गया आपका L²/r। इसको मैंने अलग कर लिया और अंदर जो एक माइनस ये, और ये जो dr/dt अपॉन r बचा है इसको मैंने z मान लिया क्योंकि z ही हमें निकालना है। ठीक है, अब ये देखिए कि L² की वैल्यू क्या है। तो L² की वैल्यू है जी m1m2² डिवाइडेड इंटू r। ठीक है ना, तो मैं ये रख रहा हूँ यहाँ पर। तो जी m2² गामा प्लस 2m1m2 माइनस गामा बराबर माइनस L² की जगह मैं रख रहा हूँ ये जी m1m2 का होल स्क्वायर इंटू r, इस इक्वेशन से डिवाइडेड बाय r इंटू z। r से r गया, g से g गया, और z आ गया गामा बाय m1 माइनस का, और प्लस यहाँ आ गया 2 है ना। ये देखिए ये जो माइनस है और ये जो माइनस है प्लस हो जाएगा, तो 2 इंटू m1m2/m1m2², तो 2 डिवाइडेड बाय m2 और यहाँ आ जाएगा गामा। ठीक है बच्चों, तो ये जो है z आ गया, और आपको पता है कि m1 बहुत बहुत बड़ा है m2 से, तो 1/m1 बहुत बहुत छोटा होगा 1/m2 से, तो ये टर्म निगलेक्ट हो जाएगी। तो z आ जाएगा यहाँ पर 2 गामा बाय m2। ठीक है ना। अब अगर आप ऑप्शंस को गौर से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि माइनस आ रहा है सारे ऑप्शंस में, पर हमारा ये प्लस आ रहा है। तो अब आप एक बात पे गौर कीजिए कि जैसे जी
G m1 m2 स्क्वायर बराबर है L स्क्वायर बाय R। अब आप ये देखिए कि m1 बहुत हैवी है m2 से और m2 कम हो रहा है, तो आप ये गौर करेंगे कि मान लीजिए m2 dm कम हुआ तो dm मास m2 से m1 पे गया, तो क्योंकि m1 बहुत बड़ा है तो m1 पे इस dm का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये तो m1 ही रहेगा, पर m2 हो जाएगा m2 माइनस dm और इसका होल स्क्वायर बराबर L स्क्वायर बाय R। तो आपको दिख रहा होगा कि ये टर्म कम हो गई तो R बढ़ेगा। दिख रहा है क्लियर? आप गौर से देखिए कि ये जो टर्म है ये कम हो रही है क्योंकि m1 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये टर्म कम हो रही है क्योंकि ये कम हो गया और इसीलिए R जो है वो बढ़ेगा। इसीलिए मेरा जो आंसर आ रहा है वो 2 प्लस में 2 गामा बाय m2 आ रहा है और R का रेट ऑफ चेंज इसलिए प्लस आ रहा है, पर ठीक है, ये आंसर मैं देख के लगा सकता हूँ कि B है। अब ये देखना पड़ेगा कि किन सॉल्यूशंस में माइनस को कैसे जस्टिफाई किया हुआ है। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में बच्चों आप देखिए कि एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, एक स्फीयर है ये सबसे पहले, और स्फीयर का रेडियस है 10 सेंटीमीटर्स, और एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है जो कि इससे 2r रेडियस पे रखा है, 2r डिस्टेंस पे सेंटर से, और चार्ज की वैल्यू q है 10⁻⁻8 कूलम। ठीक है, अब ये जो चार्ज है सबसे पहले हमें बताना है कि ग्राउंडिंग से पहले इस स्फीयर का पोटेंशियल क्या है। तो हमको पता है कि क्योंकि ये न्यूट्रल स्फीयर है तो इसका पोटेंशियल q की वजह से ही होगा, और q का पोटेंशियल जो इसके सेंटर पे होगा वही इसका नेट पोटेंशियल होगा। तो v इनिशियली होगा kq/2r, और k की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, q की वैल्यू 10⁻⁻8 और 2 × r की वैल्यू जो होगी वो होगी 0.1, तो ये आएगा आपका 450 वोल्ट्स। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। अब जब हम ग्राउंडिंग कर देंगे स्फीयर की तो हमें पता है कि ग्राउंडिंग करने से इसके पोटेंशियल ज़ीरो हो जाएगा और इस पर कुछ चार्ज फ्लो करेगा Q, लेट सपोज। तो ये Q का पर्पज़ ये होता है कि वो Q इसके चार्ज को ज़ीरो करेगा। तो हमें पता है कि K, अब इसका पोटेंशियल होगा K खुद की वजह से kq/r और प्लस 450 वोल्ट Q की वजह से, और ये होना चाहिए ज़ीरो। तो kq/r शुड बी इक्वल टू -450 वोल्ट। यहाँ से आप जब Q निकालेंगे तो Q आएगा -5 × 10⁻⁻9। तो इसका मतलब है कि जो चार्ज है वो स्फीयर से ग्राउंड में गया, क्योंकि स्फीयर पहले न्यूट्रल था और स्फीयर से ग्राउंड में गया, तो स्फीयर पे जो है या मैं ऐसा बोलूँ कि चार्ज फ्लोइंग फ्रॉम स्फीयर टू ग्राउंड इज दिस। तो देखिए, अगर ग्राउंड से स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज आया तो स्फीयर से ग्राउंड पे पॉजिटिव चार्ज गया, तो बी भी करेक्ट है। और ऑब्वियसली उसके बाद जब ग्राउंडिंग हटा के Q को दूर कर दिया है, 10 सेंटीमीटर और दूर कर दिया है, तब जो है वो चार्ज स्फीयर, क्योंकि अपने ग्राउंडिंग हटा दिए तो स्फीयर आइसोलेट हो गया है, तो आइसोलेट होने पर उसका चार्ज तो फिक्स ही रहेगा। तो जो उसका चार्ज था ग्राउंडिंग के वक्त वही उसका चार्ज हो जाएगा, तो सी भी करेक्ट है। और फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इतना हो जाएगा। तो इसकी हम बात करते हैं कि जब हमने Q को 10 सेंटीमीटर फर्दर अवे कर दिया है तो ये 30 हो गया है। ठीक है, तो अब यहाँ का पोटेंशियल, स्फीयर का पोटेंशियल, अब आप ये देखिए कि जब हमने ग्राउंडिंग हटा दी तो स्फीयर पे ऑलरेडी जो पोटेंशियल है वो अभी खुद की वजह से, इस पे खुद का चार्ज है वही -Q, जो हमने Q की वैल्यू लिखी थी 5 × 10⁻⁹। तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल आएगा Q की वजह से वो आएगा -450 वोल्ट्स खुद का, तो इसका -450 वोल्ट्स तो हो गई होगा, प्लस KQ जो ये Q है बाय ये डिस्टेंस 0.3 लेंगे
तो ये अब ऑब्वियसली आप ये दिमाग से सोचिए कि Q जब 2r डिस्टेंस पे था तो ये 450 बना रहा था, तो जब ये दूर हो जाएगा तो ये 450 से कम बनाएगा, तो ये वैल्यू 450 से तो कम ही होगी, तो ये पूरा वैल्यू 300 वोल्ट तो आ ही नहीं सकता, तो डी ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। तो जो करेक्ट ऑप्शंस हैं वो है ए, बी और सी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में बच्चों आप ये देखिए कि ये दो कॉनकेव मिरर हैं और दोनों की फोकल लेंथ f है और ये एक दूसरे के आमने सामने रखे हैं और इन दोनों मिरर के बीच में एक स्लैब है जिसकी थिकनेस t है और इस स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n0 है। ये स्लैब जो है वो दोनों मिरर से बराबर बराबर डिस्टेंस पे है और ये जो स्लैब है इसकी थिकनेस t है। इस स्लैब के अंदर एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट एम्बेडेड है बीचों बीच और हमें बताना है कि किसी भी ये जो दो मिरर हैं इनसे एक दूसरे की डिस्टेंस कितना होगा सो दैट जो इमेज है वो एग्जैक्ट यहीं पे ही बन जाए, एस पे ही। तो देखिए अब इसके दो केसेस हो सकते हैं। सबसे पहले जो ये यहाँ पे एक फर्स्ट रिफ्रैक्शन से जो रे डायग्राम बनेगा, अगर मैं इसको बनाऊं तो ये देखिए आप, तो ये कुछ इस तरीके से जाएगी। ठीक है, और ये अगर मिरर के नॉर्मली गिर रही है रे तो ये अपने पाथ पे लौट के आएगी और इमेज फाइनली यहीं बन जाएगी। तो ये तो फर्स्ट केस है। इसमें आप ये देखिए कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से ये t/2 होगी। ठीक है, ऑब्वियसली ये t/2 होगी क्योंकि ये बीचों बीच एम्बेडेड है इसके। और अगर दूसरी बात करूँ कि ये डिस्टेंस लेट सपोज x है। ठीक है, अब आप ये गौर कीजिए कि क्योंकि रे डेंसर से रेयर मीडियम में बाहर जा रही है तो हम जो इमेज बनाएंगे, जो ये एक्चुअली यहाँ से ऑब्जर्वर अगर देखेगा तो उसको एस यहाँ नहीं दिखेगा, उसको एस जो दिखेगा वो थोड़ा करीब दिखेगा। तो जो एस की डिस्टेंस होगी, एक्चुअली ये जो डिस्टेंस होगी सिंपल एस थोड़ा यहाँ पर दिखेगा इस पोजीशन पर, यहाँ पर है ना। तो जो ये डिस्टेंस होगी वो होगी x प्लस, अब हम जानते हैं s की डिस्टेंस t/2 है, तो s में जो y आएगा, y आप अच्छे से जानते हैं कि y जो होता है वो होता है x/म्यू रिलेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर जो y होगा जो s की इमेज बनेगी ये, तो y होगा x है t/2 और म्यू रिलेटिव है n0, तो y होगा t/2 n0 और x प्लस t/2 n0 की वैल्यू जो है वो होनी चाहिए 2f के बराबर, मतलब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो x की वैल्यू जो है वो होगी 2f प्लस t/2 n0। ठीक है बच्चों, ये सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात है। अब हमें बताना है दोनों मिरर्स के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पर माइनस आएगा। अब हमें बताना है कि दोनों मिरर के बीच का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बिटवीन द मिरर होगा 2x प्लस t, तो d हो गया 2x यानी 4f माइनस t/n0 यानी प्लस t। तो आप देख सकते हैं कि एक ऑप्शन तो करेक्ट ए हो गया। ठीक है बच्चों, अब एक दूसरा केस भी बनता है जिसमें ये रे डायग्राम अगर मैं बनाऊंगा तो ये कुछ इस हिसाब से बनेगा। पहला तो आपको आ गया समझ। दूसरा रे डायग्राम ऐसा बनेगा कि अगर ये S जो है ये ऐसे गई और फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुड़ रही है और ये मिरर का फोकस है, यानी मिरर को ऐसा दिख रहा है कि S जो है वो उसके फोकस पे है।
तो मिरर इस रे को सीधा भेज देगा ऐसे, और फिर ये रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जब आएगी तो वापस एस पे ही बनेगी। एक दूसरा रे डायग्राम ये बनेगा। तो इसके लिए होना ये चाहिए कि जो ये x है, x प्लस जो वो डिस्टेंस शिफ्टिंग होगी y जो हमने लिखा है ये, तो x प्लस टी बाय 2n0, ये डिस्टेंस मिरर की फोकल लेंथ के बराबर होनी चाहिए। तो x हो गया f माइनस टी बाय 2n0। जो डिस्टेंस बिटवीन द मिरर्स होगा वो होगा 2x प्लस टी। तो अब देखिए 2f माइनस टी बाय n0 प्लस टी, तो ये जो आंसर है वो बी होगा। तो इसके जो दोनों करेक्ट आंसर्स होंगे वो ए और बी होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में बच्चों आप ये देखिए कि 6 इन्फिनाइटली लार्ज थिन नॉन कंडक्टिंग शीट्स हैं और इनको कुछ चार्ज दिया हुआ है और इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटीज़ शो कर रखी है। और जो ये सिग्मा नॉट है इसकी वैल्यू है 9 माइक्रोकुलम पर मीटर स्क्वायर, और जो कोई भी दो शीट्स के बीच की डिस्टेंस है वो 1 माइक्रोमीटर है। तो हमें इन क्वेश्चंस इन ऑप्शंस को चेक करना है कि इनमें से कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले मैंने एक डायग्राम यहाँ बना के रखा है, आप ये देखिए कि फर्स्ट वाले फिगर में जैसे हम बात करें कि हम मानते हैं कि लेट सपोज जो ई की वैल्यू है वो है सिग्मा, हम जानते हैं इन्फिनाइटली लॉन्ग शीट के लिए ई जो होता है वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, पर हम मान रहे हैं कि सिग्मा नॉट बाय 2 इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट, इसको हम मान रहे हैं ई। तो आप ये गौर करेंगे कि इस शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में इधर होगी, ठीक है, और कितनी होगी, ये होगी ई बाय 2। और ये जो सिग्मा नॉट है इसकी वजह से पीछे होगी ई बाय 2। तो इस रीजन में ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, और ये शीट यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ बनाएगी, ये भी इस तरफ बनाएगी, और ये वाली शीट यहाँ पर इस तरफ बनाएगी। तो हम सर्कल करते जाते हैं, जो कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, और ये मिलके खींचेंगे। तो यहाँ पर फील्ड इधर होगी, और एक जो है इसका फील्ड है 2e, क्योंकि इसकी फील्ड होगी सिग्मा नॉट बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो वो 2e है, और इसकी भी 2e होगी, तो ये 4e हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले ये, अब आप ये देखिए कि यहाँ पे 4e हो गई। अब मैं इसे कैंसिल करता हूँ। अब आप सेकंड केस लीजिए इसकी वजह से यहाँ पर इस रीजन में, तो इस रीजन में ये पुश करेगा, ये भी पुश करेगा, इनकी कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, ये भी पुश करेगा, इनफैक्ट ये अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा, तो इसकी भी कैंसिल हो जाएगी, और ये पुश करेगा और ये अट्रैक्ट करेगा, तो इसकी भी कैंसिल हो जाएगी। तो इस रीजन में फील्ड जो है वो 0 है। तो अब हम आगे वाले रीजन में चलते हैं, ये इस रीजन में बात करते हैं। तो इस रीजन में ये पुश करेगा, ये पुल करेगा, ठीक है, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, ये और ये पुश करेंगे, और ये पुश करेंगे। तो देखिए सबसे पहले कैंसिल कौन कौन से हो रहे हैं, इसकी फील्ड और इसकी फील्ड कैंसिल हो रही है, और इसकी फील्ड और इसकी फील्ड कैंसिल हो रही है, ठीक है, और ये देखिए आप कि ये और ये कैंसिल हो गए, और ये इसके साथ कैंसिल हो रहा है, ये वाली सिग्मा के साथ ये कैंसिल हो रहा है, ये वाला, और इसका ऐड हो जाएगा। तो वो यहाँ पर अगेन 4e होगा नेट फील्ड, ठीक है। अब हम आगे वाले रीजन की बात करते हैं। इस रीजन में अगर हम बात करें तो इस रीजन में जो ये है और ये है, इसकी फील्ड कैंसिल हो जाएगी, इसकी और इसकी फील्ड कैंसिल हो जाएगी, इसकी और इसकी फील्ड कैंसिल हो जाएगी,
तो यहाँ पर फील्ड हो जाएगी 0। ठीक है, और अब हम आगे वाले रीजन पे बात करते हैं, क्योंकि ये हमें पहले करना पड़ेगा एनालिसिस। ठीक है बच्चों, तो इस रीजन में हम देखते हैं कि इस रीजन में ये प्लस और ये माइनस की फील्ड कैंसिल हो गई, ये प्लस और ये माइनस की फील्ड कैंसिल हो गई, इसकी और इसकी ऐड हो जाएगी तो ये हो जाएगी 4E। सही है, तो ये तो सिचुएशन इस केस में हो गई। अब सेकंड वाले कॉन्फ़िगरेशन में आता हूँ मैं। इस कॉन्फ़िगरेशन में आप ये देखिए कि इसकी फील्ड जो होगी वो E होगी, है ना। तो आप गौर कीजिए कि ये जो फील्ड बनाएगा और ये जो फील्ड बनाएगा ये कैंसिल हो जाएगी, ये और ये फील्ड कैंसिल हो जाएगी, और इसकी फील्ड होगी यहाँ पर इस तरफ E, और इसकी फील्ड होगी इस तरफ E, तो यहाँ पर फील्ड हो जाएगी 2E। ठीक है बच्चों, अब सेकंड केस, अब दूसरे वाले रीजन में आते हैं अपन, इस रीजन में। तो यहाँ पर इस रीजन में ये जो फील्ड है इन दोनों की वजह से कैंसिल हो जाएगी, और ये गौर कीजिए कि इसकी वजह से और इसकी वजह से ऐड होगी, तो इस तरफ बनेगी इन दोनों की वजह से 2E, पर क्योंकि ये भी है और ये भी है तो इनका इधर बनेगी 4E पीछे। तो नेट 4E माइनस 2E पीछे होगी, तो इस रीजन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 2E पीछे की तरफ होगी, इस तरफ। ठीक है, अब मैं इसको मिटाता हूँ। अब आते हैं थर्ड रीजन में। ठीक है, इस रीजन में आप ये देखिए कि ये जो फील्ड है इसकी वजह से और इसकी वजह से कैंसिल होगी, तो इन दोनों का कैंसिल हो गई फील्ड और थर्ड रीजन में, और इसकी और इसकी कैंसिल हो गई फील्ड, और इसकी और इसकी ऐड हो जाएगी, तो यहाँ पर भी 2E इस तरफ होगी। ठीक है, और फिर ये तो मैं आपको पूरा एनालिसिस बता रहा हूँ, ऑल्दो आप ऑप्शंस को भी चेक कर सकते हैं, पर ये तो मैं आपको फुल एनालिसिस बता रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो इतना लंबा क्वेश्चन नहीं जाएगा, आप इसको ऐसे मत सोचिएगा। इस रीजन में अगर मैं बोलूँ तो इसकी और इसकी फील्ड कैंसिल हो गई। ठीक है, और इसकी और इसकी ऐड हो जाएगी इस तरफ 4E, और इसकी और इसकी ऐड हो जाएगी इस तरफ 2E, तो नेट 2E पीछे की तरफ होगी इस रीजन में। तो 2E हम इस तरफ बना सकते हैं। ठीक है, और अब आगे की बात करता हूँ, इस रीजन में बात करता हूँ। इस रीजन में इसकी फील्ड और इसकी फील्ड कैंसिल हो गई, इसकी फील्ड और इसकी फील्ड कैंसिल हो गई, और इन दोनों की फील्ड ऐड हो गई, तो ये हो जाएगी 2E। तो बच्चों ये फाइनल फील्ड्स मैंने बना दिए हैं। अब अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात करूँ कि इन रीजन 4 ऑफ कॉन्फ़िगरेशन 1 द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, तो रीजन 4 में 1 कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 0 है, आप देख सकते हैं, तो ए करेक्ट है। इन रीजन 3 ऑफ कॉन्फ़िगरेशन 2 द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज E0 बाय सिग्मा नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट, तो रीजन 3 में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो 2E है, तो 2E होगा सिग्मा नॉट बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो वो भी गलत हो गया ऑप्शन। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट शीट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन 1 इज़ 5 वोल्ट, तो जो 1 है और लास्ट शीट है इसके में पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो 5 वोल्ट होगा। तो आप चेक कीजिए, तो देखिए आप डेल्टा V लिखेंगे, तो डेल्टा V विल बी इक्वल टू 4E इंटू ये डिस्टेंस D। ठीक है, ये 0, फिर ये 4E इंटू D, तो इंटू 2 कर देता हूँ, फिर ये 0, फिर ये 4E इंटू D, तो इसको मैं इंटू 3 कर देता हूँ, तो 4 इंटू E देखिए सिग्मा नॉट बाय 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू D इंटू 3। अब देखिए सिग्मा नॉट की वैल्यू है
9 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁻6 और 3 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻12, 9 इंटू 10⁻12। और डी की वैल्यू हमें दी हुई है 1 माइक्रोमीटर, तो 10⁻⁻6, तो ये गया इससे और ये गया इससे, तो ये 3 वोल्ट आ रहा है, तो ये ऑब्वियसली गलत है। और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट शीट ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन 2 इज़ 0। तो अब इसमें आप पोटेंशियल डिफरेंस देखिए, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो नेट यहाँ पे 2E इंटू डी, पोटेंशियल डिफरेंस कम हो रहा है, यहाँ पर 2E इंटू डी बढ़ रहा है, तो इन दोनों का 0 हो गया। फिर यहाँ पर 2E इंटू डी कम हो रहा है, 2 इंटू डी बढ़ रहा है, फिर इन दोनों का भी 0 हो गया। पर यहाँ से यहाँ जाने में 2E इंटू डी आएगा, तो 0 नहीं होगा। समझे आप कि अगर आप इस शीट से इस शीट तक जाएंगे और डेल्टा वी को लिखते जाएंगे तो इन दोनों का कैंसिल होगा, इन दोनों का कैंसिल होगा, पर इसका कैंसिल नहीं होगा, तो वो नॉन ज़ीरो होगा। तो ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट है। तो इसका जो ओनली करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में बच्चों आप ये देखिए कि एक कारनॉट इंजन है, और मैं अगर एक कारनॉट इंजन बनाऊं तो ये उसका इंजन है, ये सिंक है और ये सोर्स है। और जो सोर्स है उसका टेम्परेचर 1000 केल्विन है। इसने यहाँ से Q1 हीट लिया और यहाँ Q2 एक्सट्रैक्ट किया और वर्क डन मिला W। तो इसकी एफिशिएंसी 0.4 गिवन है, तो जो 0.4 है वो होगा 1 माइनस टी सिंक बाय टी सोर्स, जो कि 1000 है। तो टी सिंक यहाँ पर आप ये देखिए कि 600 आएगा, तो एक तो बी ऑप्शन करेक्ट है। अब ये जो इंजन है ये 150 जूल की हीट पर साइकिल ले रहा है हॉट रिजर्वायर से, यानी Q1 150 है, Q1 150 है। तो हमको पता है कि एफिशिएंसी 0.4 जो होता है वो होता है 1 माइनस Q1 बाई Q2, ये भी हम जानते हैं। तो ये जो होगा आपका 150 किसके बराबर, 150 जो होगा वो इक्वल टू होगा 150 Q1 होगा, और 150 बाई Q2 बराबर होगा 0.6। तो Q2 बराबर होगा पॉइंट ये इनफैक्ट अगर हमको डायरेक्ट ही वर्क डन निकालना है तो हम वर्क डन की ही बात कर लेते हैं। तो एफिशिएंसी होता है वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड, तो एफिशिएंसी 0.4 है और वर्क डन हमें निकालना है यहाँ पर, तो वर्क डन W, और जो हीट जो हॉट रिजर्वायर से ली है वो 150 है, तो वर्क डन हो गया 60 जूल्स। तो एक ए ऑप्शन करेक्ट आ गया। और जो हीट पंप है, अब हो क्या रहा है कि इससे जो वर्क हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो एक हीट पंप को मिल रहा है जिसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस 10 है। अब हीट पंप एक रिवर्स कारनॉट इंजन होता है और उसका जो एफिशिएंसी होती है परफॉर्मेंस कोफिशिएंट वो होता है 1 माइनस टी सिंक बाय टी सोर्स, ठीक है। और उसका सोर्स का टेम्परेचर हमें दिया हुआ है 300, तो 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस टी सिंक बाय 300। तो 1 माइनस टी सिंक बाय 300 जो है वो बराबर होगा 1 अपॉन 10 विच इज़ 0.9, इनफैक्ट 0.1। तो टी सिंक अपॉन 300 बराबर होगा 0.9, तो टी सिंक होगा यहाँ पर 270, ठीक है। तो सी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। और हीट सप्लाई टू द हॉट रिजर्वायर ऑफ द हीट पंप इन 1 साइकिल, ठीक है। अब आपको पता है कि जो रिवर्स कारनॉट इंजन है वो कैसे काम करता है। रिवर्स कारनॉट इंजन में ये हॉट रिजर्वायर होता है, ये रिवर्स कारनॉट इंजन होता है, और ये होता है कोल्ड रिजर्वायर, और हीट ऐसे फ्लो करती है, ये Q2 ये Q1 और ये कुछ वर्क डन इसे मिलता है। अब यहाँ बोला जा रहा है कि जो वर्क डन जो है उसका इंजन का वो पूरा का पूरा इस
इसको चलाने में यूज़ हो रहा है। तो जो इंजन का वर्क डन है वो 60 है, हमने पहले ही देख लिया। और यहाँ पर परफॉर्मेंस कोफिशिएंट जो होता है, यहाँ ऑब्वियसली सबसे पहले हमें पता है कि टी सिंक बाय टी सोर्स, अगेन वो Q2/Q1 होगा, है ना। और टी सिंक हमें पता है, टी सिंक आया है 270 और टी सोर्स आया है 300, तो 270/300 जो होगा वो Q2/Q1 होगा। अब देखिए Q2 प्लस W जो होगा वो बराबर होगा Q1 के, तो आप Q2 को लिख सकते हैं Q1 माइनस W। और इनफैक्ट हमें निकालना है हीट सप्लाई टू द हॉटर रिजर्वायर, तो हमें Q1 निकालना है, तो हम Q2 को एलिमिनेट कर देते हैं, तो ये Q1 माइनस W/Q1, तो ये हो जाएगा आपका 27/30 यानी 9/10, और ये हो जाएगा 1 माइनस W, और W है 60/Q1 हमें निकालना है, तो 60/Q1 होगा 1/10, तो Q1 होगा 600। तो जो डी ऑप्शन है कि हीट सप्लाई टू द हॉटर रिजर्वायर इज 540, ये भी गलत है। तो जो करेक्ट आंसर्स हैं वो A, B और C। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में बच्चों आप देखिए कि एक कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है। अब देखिए क्योंकि ये सॉलिड है पर ये कंडक्टिंग है, तो इसका सारा चार्ज इसके सरफेस पे होगा बाहर, तो हमें इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो निकालना है। अब आप ये गलती भी कर सकते हैं जल्दीबाजी में कि आपको पता है कि m/l Q/2m होता है, पर ये यहाँ वैलिड नहीं है, क्योंकि आप ये देखिए कि सारा चार्ज सरफेस पे है, तो इट विल बिहेव लाइक हॉलो स्फीयर, मतलब ये हॉलो स्फीयर जैसा बिहेव करेगा। तो इसके लिए m/l का रेशियो Q/2m तब होगा जब आप इसमें l को हॉलो स्फीयर का एंगुलर मोमेंटम लेंगे, पर क्योंकि ये सॉलिड स्फीयर दिया है तो आप ये गलती कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इसका m निकालना पड़ेगा, तो इसका m आप इस फॉर्मूले से निकालिए कि Q/2m इंटू हॉलो स्फीयर का जो वो होता है एंगुलर मोमेंटम, वो होता है I ओमेगा, और I होता है हॉलो स्फीयर का 2/3 mr² इंटू ओमेगा। तो 2m से 2m कैंसिल हो गया, तो जो m आएगा मैग्नेटिक मोमेंट वो आएगा QR² ओमेगा/3। ठीक है, अब हम इसका जो m/l निकालते हैं, तो इसका जो l होगा, क्योंकि ये सॉलिड स्फीयर है, तो इसका l होगा 2/5 mr² ओमेगा। तो m/l का रेशियो इसके लिए होगा QR² ओमेगा/3 अपॉन 2mr² ओमेगा/5। सो r² ओमेगा कैंसिल हो गया, और ये आएगा 5/6 इंटू, इनफैक्ट इसने नीचे यहाँ पर 2 भी बोला है, तो आप इसको बोल सकते हैं 5/3 इंटू Q/2m। तो जो अल्फा की वैल्यू है वो 5/3 आएगी, और 5/3 जो है वो लगभग 1.6 होता है, तो ये 1.6 इसका आंसर होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में बच्चों आप ये देखिए कि एक हाइड्रोजन एटम है जो कि इनिशियली रेस्ट पे है ग्राउंड स्टेट में, और वो एक फोटोन एब्जॉर्ब करता है, उसकी फ्रीक्वेंसी h ये न्यू1 है, और उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करता है जिसकी काइनेटिक एनर्जी 10 eV है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि हाइड्रोजन ने जो है एक फोटोन एब्जॉर्ब किया जिसकी फ्रीक्वेंसी h न्यू1 है, और उस हाइड्रोजन एटम में ऑब्वियसली एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये हाइड्रोजन की जो एनर्जी इनिशियली थी, है ना, वो अगर मैं लिखूं E इनिशियली, तो वो थी -13.6। ठीक है, और जो उसने फोटोन एब्जॉर्ब किया उसकी एनर्जी थी h न्यू1, तो h न्यू1 -13.6 बराबर होगा जो इलेक्ट्रॉन उसने इजेक्ट कर दिया उसकी एनर्जी यानी 10।
तो एच न्यू वन की वैल्यू होगी 23.6 EV। समझ गए? एक्चुअली हुआ क्या, वो फोटोन एब्जॉर्ब करके हाइड्रोजन का जो एकमात्र इलेक्ट्रॉन था वो चला गया, तो उसकी एनर्जी ज़ीरो हो गई। तो जो फोटोन उसको मिला होगा उसने एक तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बनाई होगी प्लस उसकी एनर्जी हाइड्रोजन की ज़ीरो की होगी। तो इसलिए 13.6 प्लस 10 हो गया तो 23.6। अब ये इलेक्ट्रॉन कंबाइन हो गया एक पॉजिट्रॉन से जिसका चार्ज प्लस ई होता है और माइनस ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और ये दोनों अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहे हैं सर्किल में इस तरीके से। तो इस सिस्टम का जो रिड्यूस्ड मास हो जाएगा म्यू वो m/2 हो जाएगा। आप देख सकते हैं वो रिड्यूस्ड मास का फॉर्मूला होता है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, तो ये हो जाएगा m/2। ठीक है, और ये जो पॉजिट्रोनियम एटम है ये इस काइनेटिक एनर्जी से मूव करता है, और उसके बाद ये पॉजिट्रोनियम एटम एक फ्रीक्वेंसी ν2 का फोटोन भी इजेक्ट करता है। तो जो हमें बताना है कि जो ν2 है वो कितना होगा। तो देखिए, अब सिंपल सी एक बात अगर हम ये सोचें कि ग्राउंड स्टेट में जो एनर्जी ऑफ पॉजिट्रोनियम होगी, पॉजिट्रोनियम ये जो होगी ये होगी μ/2 इंटू -13.6, या मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, ये एनर्जी होगी μ/2 जहाँ पे μ/m, जहाँ पे म्यू रिड्यूस मास है और m इलेक्ट्रॉन का मास है, और ये होगा -13.6 इंटू Z²/n²। ओके, तो यहाँ पे आप ये देखिए कि n को आप 1 लेंगे और z को भी आप 1 लेंगे, और क्योंकि वन प्रोटॉन सिस्टम है और म्यू जो है वो m/2 है, तो इसकी जो एनर्जी होगी ग्राउंड स्टेट में वो होगी -6.8। ठीक है, अब हुआ ये कि ये जो इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का निकला काइनेटिक एनर्जी का, ये कंबाइन हुआ इसके साथ। तो इस एटम और कंबाइन होने के बाद ये एक पॉजिट्रोनियम एटम बन गया जो ग्राउंड स्टेट में है, और एक फ्रीक्वेंसी ν2 का फोटोन भी एमिट किया, और फिर इस एटम का जो सेंटर है वो -5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा है। हमें मानना है कि कोई एनर्जी लॉस नहीं हुआ और बोहर्स मॉडल यहाँ वैलिड है। तो ν2 क्या होगा, तो देखिए कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन निकला hν2, जो एनर्जी निकला, ये सबसे पहले अगर हम एनर्जी का हिसाब लगाएं तो hν2 -6.8 जो इस एटम की एनर्जी है, और ये एटम बना उससे पहले इलेक्ट्रॉन जो मिला उसकी एनर्जी 10 थी। ठीक है, तो आप ये देखें कि और जो ये एटम फाइनली चलता हुआ मिला इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 5। तो ये एटम की एनर्जी हो गई hν2 इसे मिली -6.8 इसकी ग्राउंड स्टेट में एनर्जी है, और +5 जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है। तो hν2 हो गया 10 - 5 + 6.8। समझ गए आप? तो hν2 हो गया 11.8। तो हमें इन दोनों की एनर्जी का डिफरेंस बताना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो hν1 - hν2 होगा 23.6 - 11.8, तो ये 11.8 ही होगा। तो जो करेक्ट आंसर है वो 11.8 ही होगा यहाँ पर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में बच्चों आप ये देखिए कि एक प्रोजेक्टाइल है जिसका मास है 200 ग्राम। इसको हमने लॉन्च किया है एक विस्कस मीडियम में और हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री के एंगल पे लॉन्च किया है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी 270 मीटर्स पर सेकेंड है, और ये जैसे जैसे मूव कर रहा है इस पर एक विस्कस ड्रैग फोर्स लग रही है जो कि
एफ है माइनस सी वी। अब ऑब्वियसली ये नेगेटिव साइन ये बताता है कि जो एफ होता है वो वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के ठीक अपोजिट होता है। सी की वैल्यू 0.1 है और वी जो है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है प्रोजेक्टाइल की। ये प्रोजेक्टाइल 2 सेकंड बाद एक वर्टिकल वॉल को हिट करता है और ई को हमें 2.7 लेना है और हमें बताना है कि वो वर्टिकल वॉल का डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल से कितना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये देखते हैं कि लेट सपोज ये इसका पाथ है और हमने इसको फेंका है यू से। यू है 270 और जो प्रोजेक्शन एंगल है वो एक्स के साथ 60 डिग्री है। तो जो यू एक्स होगा वो होगा 270 cos 60। cos 60 हाफ होता है, तो 270/2 जो आएगा वो आएगा 135 यू एक्स। ठीक है। अब आप ये देखिए कि किसी भी इंस्टेंट पे जो इसकी वेलोसिटी है v, उसके ठीक अपोजिट है विस्कस ड्रैग फोर्स। तो अगर मैं ये बोलता हूँ कि ये एंगल थीटा है तो ये कंपोनेंट हो गया v cos थीटा और ये जो पीछे वाला कंपोनेंट है ये f cos थीटा। तो जो fx है फोर्स, fx है f cos थीटा। ठीक है। तो f जो है वो है सी वी और ये cos थीटा और v cos थीटा हो जाएगा vx। तो fx आ जाएगा सी वी एक्स, है ना। तो ये तो fx है और ये जो f है ये क्योंकि ये ड्रैग फोर्स है तो ये वेलोसिटी को कम करेगा, तो इसको हम माइनस ऑफ एम डी वी एक्स बाई डी टी ही लिखेंगे। तो डी वी एक्स बाय वी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा सी बाय एम और ये डी टी विद अ नेगेटिव साइन। और जो वी एक्स की लिमिट है वो लगेगी यू एक्स से वी एक्स, तो ये हो जाएगा एल एन वी एक्स बाय यू एक्स। ये बराबर होगा 0 से t, तो माइनस सी टी बाय एम, है ना। और वी एक्स जो होगा वो होगा यू एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस सी टी बाय एम। ठीक है, ये आएगा वी एक्स। अब हमें तो डिस्टेंस निकालना है कि 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस चलेगा, तो हमने वी एक्स को लिखा डी एक्स बाई डी टी और वो आएगा यू एक्स ई टू द पावर माइनस सी टी बाय एम। ठीक है। यहाँ पे माइनस नहीं आएगा क्योंकि डिस्टेंस तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है वेलोसिटी की डायरेक्शन में और x की वैल्यू बढ़ती जा रही है एज टाइम इज इंक्रीजिंग। तो जो dx आएगा वो आएगा यू एक्स ई टू द पावर माइनस सी टी बाय एम इंटू डी टी, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। तो x की लिमिट हम लगाएंगे 0 से x और टाइम की लिमिट 0 से 2। तो x जो आएगा वो आएगा यू एक्स डिवाइडेड बाय सी इंटू एम और एक नेगेटिव साइन और e टू द पावर आएगा माइनस 2c बाय एम और लिमिट लगाएंगे तो 0 भी रखेंगे तो -1 भी आएगा और x की वैल्यू आएगी m यू एक्स बाय सी इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2c बाय एम। अब m की वैल्यू है 0.2 किलोग्राम, c की वैल्यू है 0.1, तो और यू एक्स की वैल्यू है 135। तो x जो आएगा वो आएगा 0.2 बाय 0.1 इंटू 135 इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस, ये आप देखेंगे तो ये -1 आ जाएगा। तो x आएगा 270 इंटू 1 माइनस 1 बाई ई और e की वैल्यू होती है 2.7, तो 1 अपॉन ई की वैल्यू होती है 0.37, तो 1 माइनस 1 अपॉन ई की वैल्यू होती है 0.63। तो जब x को आप देखेंगे तो ये आएगा 270 इंटू 0.63, तो x आएगा ऑलमोस्ट 170 के आसपास। तो जो करेक्ट आंसर है इसका वो है 170। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में बच्चों आप देखिए कि एक आइडियल मोनोटॉमिक गैस है जिसके n मोल्स को हम, ये जो साइकिल है x y z w फिर x,
इससे पास करा रहे हैं, और इसमें कॉन्जिक्यूटिव आइसोबैरिक और एडियाबैटिक प्रोसेसेस हैं, यानी ये आइसोबैरिक है, फिर ये एडियाबैटिक है, फिर ये आइसोबैरिक है, और फिर ये एडियाबैटिक है। ठीक है, तो ये प्रोसेसेस इसमें हैं, और ये वीटी ग्राफ आपको इसमें दिखाया गया है। यहाँ पे हमें गिवन है कि W पॉइंट पे वॉल्यूम 64 सीसी है गैस की, और X पे 125 सीसी, और Y पे 250 सीसी, और जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है गैस का वो TW है यहाँ पर W वाले पॉइंट पे, और NRTW की वैल्यू 1 जूल है। तो हमें बताना है कि ये जो XY पाथ है इसमें हीट एब्जॉर्ब्ड कितनी होगी। तो मैं सबसे पहले W पॉइंट पे वॉल्यूम लिख रहा हूँ 64 सीसी, फिर X पे वॉल्यूम है 125 सीसी, और फिर Y पे वॉल्यूम है 250 सीसी। ठीक है, और आप ये देखिए कि Q जो होगा X से Y में, क्योंकि X से Y जो है आइसोबैरिक प्रोसेस है, तो Q होगा NCP डेल्टा T। तो Q होगा N, और Cp की बात करूँ तो ये मोनोटॉमिक गैस है, तो Cp की वैल्यू 5/2 होगी, 5/2R, और डेल्टा T होगा Ty माइनस TX, Ty माइनस TX। ठीक है, और X से Y जो है ये आइसोबैरिक प्रोसेस है, तो आइसोबैरिक प्रोसेस में V1/T1 बराबर V2/T2। तो मैं बोल सकता हूँ कि Vx जो है वो 125/TX होगा Vy जो कि 250 है Ty। तो Ty जो होगा वो होगा ट्वाइस ऑफ TX, और यहाँ रखने पर Q आएगा N इंटू R इंटू 5/2, और ये हो जाएगा TX के बराबर। ये आ गया Q। अब पहली बात तो ये, दूसरी बात, अगर हम X और Y में एडियाबैटिक फंक्शन की इक्वेशन लगाएं, तो हमें पता है कि एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए V की पावर गामा -1 TV की पावर गामा -1 बराबर कांस्टेंट होता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि X पर जो टेम्परेचर है TX, और वॉल्यूम है 125, और गामा की अगर मैं बात करूं तो गामा होगा 1 + 2/3, तो गामा होगा 5/3 -1 यानी 2/3, और TY होगा, TW होगा, ये TW इंटू जो वॉल्यूम है W पे वो है 64 की पावर 2/3। तो 125 की पावर 1/3 5 होता है, और 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो TX इंटू 25 बराबर आएगा TY इनफैक्ट TW इंटू 64 का जो क्यूब रूट होता है वो होता है 4, और उसका स्क्वायर 16 हो जाएगा। ये आएगा TX बराबर 16/25 TW। अब हम इसकी वैल्यू उठा करके Q में रख देते हैं, तो Q हो जाएगा N R इंटू 5/2, और TX की जो वैल्यू है वो है 16/25 TW। तो ये 8 हुआ और ये 5 हुआ, और NRTW की वैल्यू है 1 जूल, तो ये आपको दिख रहा है कि 1.6 जूल आएगा। तो जो करेक्ट आंसर है वो है 1.6 जूल्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में बच्चों आप देखिए कि एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, और वो अर्थ के इक्वेटर के ऊपर अर्थ के चारों तरफ ऑर्बिट कर रही है, और उसका अर्थ के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो R1 है, और एक सेकंड सैटेलाइट है जो इक्वेटोरियल पॉइंट में अर्थ के चक्कर लगा रही है, पर उल्टे डायरेक्शन में। जो फर्स्ट सैटेलाइट है उसके उल्टे डायरेक्शन में, और उसकी डिस्टेंस जो है अर्थ के सेंटर से वो R2 है,
और ये गिवन है कि R1 जो है वो 1.21 R2 है। तो हमें बताना है कि हम जब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में से बैठ के देखेंगे तो जो दूसरी सैटेलाइट है उसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ये देखिए कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड होगा 24 आवर्स, ठीक है, और उसका रेडियस है R1। तो मैं बोल सकता हूँ T1 स्क्वायर विल बी प्रोपोर्शनल टू R1 क्यूब और T2 स्क्वायर विल बी प्रोपोर्शनल टू R2 क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि T1 अपॉन T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर जो होगा वो होगा R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे T1 जो है वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है तो वो 24 बाय T2 का स्क्वायर, ये 24 का स्क्वायर, और R1 बाय R2 की जो वैल्यू है वो है 1.21 का होल क्यूब। तो 24 बाय T2 जो होगा वो होगा 1.1 का होल क्यूब। तो T2 होगा 24 डिवाइडेड बाय 1.1 का होल क्यूब, और जो ओमेगा होगा ओमेगा 2 वो होगा 2 पाई बाय T 2, और ओमेगा 1 होगा 2 पाई बाय T1। अब क्योंकि दोनों सैटेलाइट्स रिवर्स डायरेक्शन में घूम रही हैं तो जो रिलेटिव जो उनका जो बोलेंगे हम कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल बिटवीन देम, इसको रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी नहीं बोल सकते, तो वो होगी ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, और ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 करेंगे तो ये 2 पाई 1 बाय T1 प्लस 1 बाय T2, और ये हो गया 2 पाई बाय T1 कॉमन, और ये हो जाएगा 1 प्लस T1 बाय T2, और T1 बाय T2 ये T1 ही है तो इसको मैं T1 ही लिख देता हूँ। तो T1 बाय T2 है 1.1 का होल क्यूब, तो ओमेगा हो गया 2 पाई बाय 24 इंटू 1 प्लस 1.1 का होल क्यूब। अब जो 1.1 का होल क्यूब होता है वो 1.33 होता है, और ये जाएगा 2 पाई बाय T, तो T हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 2.33, तो P की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.33। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आप ये देखिए कि एक थर्मली आइसोलेटेड कंटेनर है जिसकी लेंथ है L, और इसमें एक थर्मली कंडक्टिंग मूवेबल पिस्टन है जिसका एरिया है A। ये जो लेफ़्ट साइड है और राइट साइड है उसमें गैस भरी हुई है और सेम गैस है, और इसमें नंबर ऑफ मोल्स हैं 3/2 और इसमें नंबर ऑफ मोल्स हैं 1, ठीक है। अब लेफ़्ट वाले जो कंपार्टमेंट है इसके अंदर एक स्प्रिंग भी लगी है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है और नेचुरल लेंथ है 2L/5, और थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में जैसा आपको दिखा रखा है ये डिस्टेंस L/2 है और ये डिस्टेंस L/2 है। तो हमें बताना है कि जो राइट कंपार्टमेंट में प्रेशर है वो कितना होगा थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर। तो यहाँ आप सबसे पहले ये देखिए कि यहाँ का जो प्रेशर है लेट्स सपोज P1 और यहाँ P2, तो जो P1 होगा वो होगा nRT/V, और देखिए वॉल्यूम इस वक्त सेम है तो आप ये N1 है और R यहाँ का टेम्परेचर देखिए T सेम रहेगा क्योंकि ये थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम है और इसमें थर्मल इक्विलिब्रियम भी होता है, और पिस्टन कंडक्टिंग है तो दोनों गैसेस थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम में तब आएंगी
जब टेम्परेचर सेम होगा। और जो P2 है दूसरी वाली गैस, वो होगा, उसका प्रेशर 3/2 RT/V। ठीक है, तो ये जो है कंडीशन है, और इसमें जो प्रेशर का डिफरेंस है डेल्टा P, वो आप देखिए ये है RT/2V, और ये बराबर होगा KX के। अब यहाँ आप ये देखिए कि स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है 2L/5, और अभी जो लेंथ है वो है L/2। तो जो एक्सटेंशन होगा स्प्रिंग में, स्प्रिंग देखिए नेचुरल लेंथ ये है, और अभी ये 0.4L है, और अभी इस वक्त स्प्रिंग की लेंथ है 0.5L, तो एक्सटेंशन है 0.1L। और ये कैसे हुआ, ये हुआ L/2 माइनस 2L/5, तो x आ गया L/10। ठीक है, तो जो स्प्रिंग फोर्स होगा वो होगा KL/10, और वो बराबर होगा प्रेशर डिफरेंस के, तो ये KL/10। ठीक है, और हमें RT/V की वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगा 0.2 KL। तो अगर हम राइट कंपार्टमेंट का प्रेशर देखेंगे तो वो RT/V है, और वो है KL/A। देखिए, हाँ, अब हम ऑब्वियसली प्रेशर को इक्वेट कर रहे हैं फोर्स से, तो डिवाइडेड बाय एरिया भी करेंगे, तो जो अल्फा की वैल्यू है वो 0.2 आएगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में बच्चों आप ये देखिए कि ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का अरेंजमेंट है, और इसमें दो ग्लास वेजेस को कंबाइन किया है, A और B। ठीक है, इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7 और 1.5 है, और ये जो है ये स्लिट्स के सामने हमने अरेंज की हुई है। जो स्लिट अरेंजमेंट है और जो स्क्रीन है, इसके बीच की दूरी आप गौर कीजिए कि 2 मीटर है, और जो थिकनेस है ये T, ये 12 माइक्रोमीटर है। L जो है वो ये है, और L की वैल्यू 1 mm है, और D जो है उसकी वैल्यू 2 mm है। हमें बताना है कि इस कॉम्बिनेशन की वजह से सेंट्रल मैक्सिमा कितना शिफ्ट होगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपसे ये बात करता हूँ कि जैसे अगर आप ये माने ये एक वेज है, और मान लीजिए कि एंगल थीटा है, तो ये जो टोटल लेंथ है वेज की, ये आप देखिए D+2L है, तो ये D+2L है, और ये जो है ये है T। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं, आप ये गौर करेंगे अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊं, मैं ये डिस्टेंस निकाल रहा हूँ x, और फिर मैं ये डिस्टेंस निकाल रहा हूँ y। ठीक है, और ये मैं निकाल रहा हूँ सिमिलैरिटी से। ठीक है, tan थीटा की वैल्यू लिख के। तो आप ये देखिए कि अगर मैं सबसे पहले ये निकालूंगा x, तो ये जो लेंथ है ये लेंथ है L, और अगर ये निकालूंगा y, तो ये लेंथ है L। तो यहाँ पे tan थीटा अगर आप देखेंगे, तो tan थीटा बड़े वाले ट्राइंगल से अगर मैं लिखूं, तो tan थीटा है T/2L+D, और जो ये छोटा वाला ट्राइंगल है इससे tan थीटा है x/L, और ये जो ट्राइंगल है इससे tan थीटा है ये डिस्टेंस है D+L, और ये y, तो ये है y/D+L। तो x की वैल्यू आ गई T/L डिवाइडेड बाय 2L+D, और y की वैल्यू आ गई T/D+L/2L+D। अगर आप x की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो ये देखिए 12 माइक्रोमीटर है x, ये जो t है, तो माइक्रो यानी 10⁻⁻6, और या हम इसे माइक्रो में ही रहने देते हैं। और जो L की वैल्यू है, L की वैल्यू है 1 mm।
ये दी हुई है, तो ये इंटू 1 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 2L प्लस डी, तो ये हो जाएगा 4। तो x की वैल्यू 3 माइक्रोमीटर आएगी। और अगर आप y की वैल्यू निकालेंगे तो y आएगा t इंटू डी प्लस एल। तो t अगेन 12 है माइक्रोमीटर, और d प्लस एल आप करेंगे तो 3 आएगा, और नीचे 2L प्लस डी करेंगे तो 4 आएगा। ये 9 माइक्रोमीटर आएगा। ये x और y की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है। अब हम जानते हैं कि जो रे यहाँ से जाएगी वो x इसमें चलेगी और y इसमें चलेगी, और जो रे यहाँ से जाएगी वो y इसमें चलेगी और x इसमें चलेगी। तो अगर मैं डेल्टा x निकालूँ पाथ डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस होगा x इंटू म्यू 1, यानी जो पहला वाला है उसका 1.7 है, तो म्यू माइनस 1 यानी 0.7 प्लस y इंटू, देखिए मैं फॉर्मूला कौन सा लगा रहा हूँ डेल्टा x का, मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ t इंटू म्यू माइनस 1, ये हमने पढ़ा है। तो y इंटू 1.5 माइनस 1 यानी 0.5 है ना। ये पहले वाले का पार्ट डिफरेंस आ गया, और जो दूसरी वाले वेव का पार्ट डिफरेंस आएगा वो आएगा y इंटू 0.7 और प्लस x इंटू 0.5। तो डेल्टा x1 माइनस डेल्टा x2 की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो ये आएगी 0.2 इंटू x माइनस 0.2 इंटू y। तो 0.2 कॉमन ले लीजिए और x माइनस वाई या y माइनस x कुछ भी आप कर लीजिए, तो ये आएगा 3। मैं अगर सिर्फ मॉड की बात कर रहा हूँ तो ये इनफैक्ट 6 आएगा, 9 माइनस 3, ठीक है। और ये आएगा माइक्रोमीटर में। अब हम जानते हैं कि जो शिफ्ट होता है y या डेल अगर मैं बोलूँ तो वो होता है डेल्टा x नेट डेल्टा x इंटू कैपिटल D बाय स्मॉल d। तो डेल होएगा 0.2 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, और कैपिटल D की वैल्यू 2 मीटर है और स्मॉल d की वैल्यू 2 mm है। तो ये 2/2 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 3। तो ये आप देखिए कि डेल आएगा 1.2, और ये माइक्रो है तो ये 10 टू द पावर माइनस 6 होगा, और 1.2 mm। तो जो करेक्ट आंसर है इसका वो है 1.2 mm। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। In this question, you can see that there is a audio transmitter and a audio receiver which is hanging from strings of same length L, and their hinge points are separated by some distance from each other like this, and these are pulled apart from the equilibrium position by an angle of theta naught, where theta naught is cos inverse 0.9, and the natural frequency of the transmitter is 660 Hertz. The speed of sound in air is 330 meters per second, and we have to find out the maximum variation of the frequency received by the receiver. So first of all, let us see the scenario that when this ball will come to the equilibrium position again, then their speed is, let's suppose, v, and this will be the maximum possible speed, and as well as they are moving towards each other, so the frequency at this moment of time observed by the receiver will be maximum, and it would be 330 plus v upon 330 minus v into f, and f minimum will be at the time when these will be approaching away from each other. So it would be 330 minus v upon 330 plus v into f, where v will be, if this is h, and h we can see that h will be equal to L into 1 minus cos theta naught, and h will be 8 into 0.1, so h is 0.8, and v will be equal to under root 2gh, so v will be equal to 4. Now the maximum variation can be written as delta f is f max minus f minimum.
So it would be 4 into 330 into V into F divided by 330 whole square minus V square. So we can neglect V square in terms of in front of 330 square. So we can write down delta F as 4 into 330 into V is 4 and F is 660 divided by 330 whole square. Cancelling this with this with this is 2, this is 32. So if we do not consider this rounding off, so we can also create a range, but JEE Advanced would has taken this 32 as the correct answer. So we can also say that it is the correct one approximately. Thank you guys.